हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 7 का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चन आपका जरूर आता है आपके फाइनल एग्जाम में। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इसमें स्टार्टिंग में कुछ सिंपल टॉपिक है जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी बहुत ही रिक्वायर्ड है, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर 1 इज इलास्टिसिटी, उसके बाद प्लास्टिसिटी, फिर आपका करेंगे स्ट्रेस क्या है, फिर उसके बाद आपका स्ट्रेन, और नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बाद हम डिस्कस करेंगे एक कर्व जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन होगी, और उसके बाद एक आपका होता है सिंबल ई। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट के टाइप्स। ये आज की क्लास का अपना मेन टॉपिक्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो जो मैंने पहला आपका लिखा है बोर्ड के ऊपर इलास्टिसिटी, इसको डिस्कस करते हैं बेटा। आपने अपनी डे टू डे की लाइफ में इलास्टिक चीजें सुनी होंगी कि दिस इज इलास्टिक इन नेचर, दिस इज प्लास्टिक इन नेचर। तो इलास्टिक क्या होता है? कोई आपके ऐसे आपके मटेरियल्स होते हैं, कोई आपके ऐसे सब्सटेंस लगा लो, ऑब्जेक्ट्स लगा लो जो इलास्टिक नेचर के होते हैं। आप किसको इलास्टिक की कैटेगरी में रखेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक सा। इलास्टिक वर्ड आते ही माइंड में आता है रबर। जो रबर आपका होता है वो सपोज हम बालों में लगाते हैं रबर बैंड, या आप जिसे इरेज करते हैं, या कोई भी आपके घर पे ऐसा कोई मटेरियल है जो इलास्टिक नेचर का है, मीन जिसके ऊपर हम आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर उसको रिमूव जब हम करते हैं तो उसकी जो शेप है वो अपनी पहले वाले शेप में आ जाना, मतलब अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेना, इसको तो हम बोल देते हैं इलास्टिक। और कोई ऐसी चीजें जिसपे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद वो सब्सटेंस, वो मटेरियल अगर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है तो उसको हम किस कैटेगरी में रख देते हैं? प्लास्टिक। जैसे बेसिक से एग्जांपल ले, सपोज जो रबर बैंड है बेटा हम बालों में लगाते हैं, ठीक है, उसके एग्जांपल ले रही हूं मैं। जब उसको हम थोड़ा स्ट्रेच करते हैं तो वो आपका क्या करता है? अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है। फिर हम उसको छोड़ते हैं, सपोज तो छोड़ते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है? दोबारा से अपने उसी फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी प्लास्टिक की चेयर के ऊपर, तो थोड़ी ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से हो सकता है कि आपकी वो प्लास्टिक की चेयर टूट जाए। कहने का मतलब, जब हमने उससे वो फोर्स हटाई तो क्या वो टूटी हुई चेयर अपनी शेप को दोबारा से रिगेन कर लेती है? नहीं करती ना। तो इस टाइप के सब्सटेंस जिनके ऊपर जब भी आपकी फोर्स अप्लाई की जाती है, एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो अगर अपनी ओरिजिनल फॉर्म को आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट डिफॉर्मिंग फोर्स अगर वो रिगेन कर लेते हैं अपनी शेप साइज को, तब तो बोलेंगे इलास्टिक। और अगर नहीं कर पाते तो आपके होंगे प्लास्टिक। कई बार एग्जाम में आता है कि परफेक्ट इलास्टिक कोई आपके पास सब्सटेंस है, या कोई परफेक्ट प्लास्टिक सब्सटेंस है, या नियरली इक्वल टू, ठीक है। कोई थिंग परफेक्टली नहीं होती बेटा नेचर में, लेकिन हाँ आइडियली कोई चीज नहीं होती, प्रैक्टिकल होती है चीजें। लेकिन अगर कोई आइडियल को अप्रोच करे एक रियल से, उसमें थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो आइडियल है नेचर में। जैसे मैंने बोर्ड पे एग्जांपल लिखे हैं आपके, क्वार्ट्ज फाइबर आपका ये परफेक्ट इलास्टिक नेचर को शो करता है, ये एक ऐसा मटेरियल है। नेक्स्ट आपका जो आपका पैराफिन वैक्स या वेट क्ले है आपका, ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा, ये परफेक्ट प्लास्टिसिटी को शो करती हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं। तो आपको सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है। ये आपकी दो फोर्स होती है मेन, नंबर 1 इज डिफॉर्मिंग और नंबर 2 रिस्टोरिंग फोर्स। इनके अंदर ये जो दो टॉपिक आपके स्टार्टिंग में, इनको इन जो फोर्सेस हैं इनसे ये रिलेटेड है। तो आपके दो फोर्सेस के नाम लर्न करने हैं इसमें। एक तो आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स होती है जो शेप साइज को डिफॉर्म कर देती है ना, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? दोबारा से उसको उसी की फॉर्म, उसी की शेप को रिगेन करने में हेल्प करती है, राइट। तो ये दो फोर्सेस है जो आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। किसी पर्टिकुलर गिवन सरफेस के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की, सो दैट इज स्ट्रेस। अब जब मैंने ये बोला फोर्स अपॉन एरिया, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं प्रेशर का भी तो यही फॉर्मूला होता है, राइट। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है प्यारे बच्चों, प्रेशर का भी सेम फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब, अगर मैं फॉर्मूला देखूं और यूनिट अगर इसके निकालूं, तो फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
देखो मैंने आगे आपके लिए पास्कल लिखा है, व्हाई? क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया आपका प्रेशर का भी फॉर्मूला होता है। सो दैट मीन्स 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन मीटर -2, आप ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं स्ट्रेस की बात कर रही हूं। स्ट्रेस इज अ स्केलर, यस प्रेशर इज ऑल्सो अ स्केलर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर आपका वेक्टर है कि स्केलर है। अब कई बच्चों को डाउट होता है कि भाई प्रेशर में तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मिस हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, हमारे पास डायरेक्शन भी है, तब भी हम उसको स्केलर क्यों बोल रहे हैं, है ना? दैट इज अ क्वेश्चन कमिंग इनटू द माइंड। कई बार दिमाग में आता है ऐसे क्वेश्चन। सो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो बेटा आप। प्रेशर के केस में डायरेक्शन होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होने की वजह से, मीनिंग जैसे सपोज आपने एक बकेट में आपने पानी निकालना है मग से, ठीक है? तो आपने मग को बकेट में डाला, आपने पानी निकाला, तो वो जो आपका जो मग है वो जब बकेट के अंदर जाएगा वाटर के लिए, तो वो क्या करेगा? इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है? तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होने की वजह से हमने प्रेशर को किस कैटेगरी में रखा? आपका स्केलर कैटेगरी में रखा, ठीक है? ऐसे ही करंट के साथ है, आपका करंट भी क्या है? वेक्टर होते हुए भी हम उसको, क्योंकि वो स्केलर अलजेब्रा को भी करता है, ये आपका अगली क्लास में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं प्रेशर पे। सो वेट अ मिनट। यस डियर स्टूडेंट्स, आप यहां देखिए, नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका सेम है जो आपका प्रेशर का होता है, ml-1 t-2। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इलास्टिसिटी करनी है, प्लास्टिसिटी। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस आपका फोर्स अपॉन एरिया है, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर -2 या न्यूटन मीटर -2 बोल दो, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन फॉर्मूला आपका ml-1 t-2 है, ऑल दैट थिंग्स। अब बात करते हैं इसकी टाइप की। व्हाट आर द टाइप ऑफ स्ट्रेस? तो स्ट्रेस आपकी नॉर्मली 3 टाइप की होती है बेटा। नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस, ठीक है? अब जो नॉर्मल स्ट्रेस है, इसका आप किसी बुक में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी नाम पढ़ सकते हो। डिफरेंट फिजिक्स की बुक है, तो उनके अंदर नॉर्मल स्ट्रेस की बजाय आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी पढ़ सकते हो, तो वो गलत नहीं है बेटा, ठीक है? अब नॉर्मल जो स्ट्रेस है आपका, वो 2 टाइप का होता है। तो कई बुक में अगर आप 5 कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो 5 डिफरेंट पार्ट्स नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स स्ट्रेस के 3 ही हैं। तो 3 में जो फर्स्ट आपका है, लॉन्गिट्यूडनल बोल लो, नॉर्मल बोल लो, उसके आपके 2 टाइप होते हैं बेटा। एक आपका टेंशियल, टेंसाइल, और एक आपका होता है कंप्रेसिव, ठीक है? तो इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1 नॉर्मल की बात की जाए, तो उसको 2 पार्ट में बांटा है हमने, ठीक है? सपोज ये आपका चौक है, ठीक है? इसके ऊपर हमें नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करना है, तो अब क्या करेंगे? या तो इस पे जो टेंजेंशियल, टेंजेंट के लोग मतलब नॉर्मल लगे, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगे, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग के 2 काम हो सकते हैं। या तो इसका साइज इंक्रीज हो सकता है, या इसका साइज डिक्रीज हो सकता है। अगर मैं इस पे दोनों एंड पे फोर्स लगाऊं, और ये कोई इलास्टिक नेचर में है, क्योंकि इस पे लगाऊंगी तो टूट जाएगा, राइट? सपोज ये कोई एग्जांपल है आपका इलास्टिक का, और मैं इसके दोनों एंड पे ऐसे फोर्स लगाती हूं कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो, ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, जिससे लेंथ इंक्रीज हुई, नॉर्मली लगाई मैंने। और एक अगर मैं इस पे फोर्स ऐसी लगाऊं जिससे इसका साइज क्या हो जाए? डिक्रीज, कंप्रेस हो जाए, तो उस पे इसको बोलेंगे उस टाइम पे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तीनों फोर्स का फॉर्मूला सेम होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। ये डिपेंड करता है वे ऑफ अप्लाइंग फोर्स के ऊपर। क्या आपने फोर्स परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, आपने हॉरिजॉन्टली लगाई है, आपने कैसे फोर्स लगाई है, या क्या सिचुएशन में लगाई है, उन बेसिस के ऊपर ये इसके डिफरेंट टाइप्स है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, यस, तो टेंसाइल स्ट्रेस या शीयरिंग स्ट्रेस, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूं कि अपने पास कोई बॉक्स है, और बॉक्स का जो बेस है अपना वो फिक्स्ड है, और आप बॉक्स पे ऊपर, अगर वो इलास्टिक नेचर का है बॉक्स, आपने फोर्स अप्लाई की, तो क्या होगा? जैसे सपोज मैं बॉक्स हूं, मेरा जो बॉटम है, सपोज लेग है, वो नीचे से बॉटम है जो लेग्स की, वो आपकी क्या है? फिक्स है, और मुझ पे कोई फोर्स लगाता है, सो दैट टाइप। हाँ बेटा, आप ये देखिए, हेलो बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैंने आपको बोला कि जो टेंसाइल जो आपकी स्ट्रेस है, उसके अंदर क्या होता है? सपोज मैं एक बॉक्स हूं और मेरा बॉटम रेस्ट पे है,
तो अगर मेरे पे कोई फोर्स अप्लाई करता है तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती हूँ। सो कहने का मतलब ये थोड़ा सा शिफ्ट, किसी टेंजेंट पे मैं शिफ्ट हुई, राइट। सो इस टाइप की जब फोर्स लगती है हॉरिजॉन्टली किसी चीज के ऊपर, सो उसको हम बोल सकते हैं आपकी शेयरिंग स्ट्रेस, जिसमें किसी एंगल पे बॉडी की शेप में चेंज आना। मतलब देखो, ना तो मेरी बॉडी इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, जस्ट शिफ्ट हुआ है किसी एंगल पे, राइट। सो उसको हम बोलेंगे इस टाइप का, इस कैटेगरी का। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज बल्क स्ट्रेस बोल दो, हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोल दो या वॉल्यूम स्ट्रेस बोल दो। इसमें क्या होता है, सपोज कोई स्फेरिकल बॉल है अपने पास, या कोई आप रेक्टेंगल ले सकते हो, क्यूब ले सकते हो, एनीथिंग एल्स, जो भी आपको एग्जांपल लेना है। आपने उसको किसी मतलब लिक्विड में डाला, लिक्विड ने उसकी सरफेस पे फोर्स अप्लाई की जिससे उसका साइज डिक्रीज हुआ, राइट। मैंने क्या बोला है दोबारा सुनो। अगर आप किसी भी मटेरियल बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं, हाइड्रोलिक मींस लिक्विड, वाटर से रिलेटेड होता है वैसे तो ये, और फिर वो चीज उस पर प्रेशर एक्सर्ट करे जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाए, तो उस टाइप की जो आपकी स्ट्रेस लगती है या फोर्स अप्लाई होती है आपकी, उसको रखा गया है बल्क की कैटेगरी में। तो ये आपके 3 टाइप की आपके स्ट्रेस है। अभी नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रेन कितने टाइप का है, और उसके बाद डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है आपका, स्ट्रेन इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सपोज आपने इस कोई इलास्टिक चीज पे फोर्स अप्लाई की, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका जो साइज था वो आपका था 10 सेंटीमीटर। आफ्टर द अप्लाइंग फोर्स जो साइज है वो इंक्रीज हो गया 2 सेंटीमीटर। तो चेंज कितना हुआ, 2 का, तो 2 अपॉन में 10, सो दैट इज योर स्ट्रेन। अगर ऐसा है, अगर ये वाला अगर हम अप्लाई करें तो इसमें जो स्ट्रेन है आपका उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, उसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0 हो जाएगा। सो जो आपका स्ट्रेन है वो आपका 3 टाइप का होता है प्यारे बच्चों। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अगर इसकी लेंथ में चेंज आया तो उसको डेल एल बाई एल लिखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर इसके वॉल्यूम में चेंज आया, मीन्स हमने उसको कम किया या ज्यादा किया। जब ज्यादा करेंगे तो प्लस में आता है, जब कम करते हैं तो आपका यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि आप फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो और वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो उस नेगेटिव रिस्पॉन्स को शो करने के लिए नेगेटिव का सिंबल आता है। नेक्स्ट आपका है शियर स्ट्रेन, अगेन इसको टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, x बाई एल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। अगर आपका एंगल बहुत स्मॉल होता है तो उसको फिर हम साइन कोस टेंजेंट की फॉर्म में नहीं लिखते बेटा, उसको हम सिंपल नियरली इक्वल टू थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, एंगल की फॉर्म में लिखते हैं। सो आपका x बाई एल आएगा। सो ये आपकी 3 टाइप है किसके, स्ट्रेन के। दोबारा आपको बताती हूं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका m0 l0 t0 होता है। तो जो अपनी फर्स्ट यूनिट थी, जो अपनी यूनिट एंड डायमेंशंस वाली, उसके अंदर कई बार पूछा जाता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखे जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो वहां पे आपने ये वर्ड सुना होगा स्ट्रेन। और उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में चैप्टर में आएगा तब डिस्कस करूंगी उसको, तो ये अभी आपके पास डिटेल में है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद अगर आपको स्ट्रेस की नॉलेज हो गई है, स्ट्रेन की नॉलेज हो गई है, तो नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा आपका हुक्स लॉ। एक साइंटिस्ट हुए हैं हुक्स, उन्होंने ये लॉ दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका क्या मीनिंग है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है इलास्टिक, ठीक है, आपने इस पे, इसकी सरफेस पे कुछ पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई की जिससे इसकी साइज में चेंज आया। आपने थोड़ी फोर्स अप्लाई की, थोड़ा चेंज, ज्यादा फोर्स अप्लाई की, ज्यादा चेंज। इसका मीनिंग क्या है कि कुछ हद तक स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के, राइट। सो हुक्स ने ये पहली बारी इसकी डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट ने, तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम क्या रखा गया, हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, जो इस केस में E है, और E का नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये फर्दर आपका 3 टाइप का होता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक कर्व आती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व। ये जो लॉ है आपका हुक्स लॉ, इससे रिलेटेड स्ट्रेस स्ट्रेन की एक कर्व होती है, एक ग्राफ होता है, उसको डिस्कस करते हैं। उस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, उस ग्राफ से हमें यह पता चलता है प्यारे बच्चों कि कोई मटेरियल आपका डक्टाइल है या आपका ब्रिटल है।
उसी बेसिस पे उसको यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लूं मैं, सपोज आपका गोल्ड है, ये सिल्वर है आपका, या कॉपर है, ये डक्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। डक्टाइल मींस जिस पे हम फोर्स अप्लाई करें तो उससे वो हम वायर की फॉर्म में, शीट की फॉर्म में, जिस पे कन्वर्ट कर सके, मतलब जो एक पर्टिकुलर लिमिट तक, एक एक्सटेंड तक फोर्स को क्या कर सके, सहन कर सके, मतलब कि बेयर कर सके। नेक्स्ट थिंग इज, सपोज हम कोई ऐसी चीज पे फोर्स अप्लाई करें जिससे उसका साइज ही डिस्टर्ब हो गया, वो चीज टूट गई। जैसे लाइक ग्लास, ग्लास आपका ब्रिटल होता है। जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो, आपने कई कांच तोड़े होंगे खिड़कियों के क्रिकेट खेलते हुए, तो वो क्या है, वो आपका एक ब्रिटल मटेरियल है कि फोर्स अप्लाई करते ही वो जो उसका बिहेवियर है वो ऐसा होता है बेटा, गॉड गिफ्टेड, कि वो ब्रेक हो जाता है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा आपका, वो आपका आएगा ब्रिटल की कैटेगरी में। लेकिन हमें स्टार्टिंग में पता कैसे चला कि ये मटेरियल आपका डक्टाइल है, ये ब्रिटल है, तो वो पता चलता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। तो उसको हम स्टडी करते हैं। वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट आप यहां देखें, टाइप ऑफ मटेरियल, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, डक्टाइल और ब्रिटल, दो टाइप के आपके मटेरियल हैं, वो हम कैसे पता लगाएंगे, इस कर्व से। इस कर्व का नाम होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो लेट अस स्टार्ट। इस कर्व के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के नाम क्या क्या हैं। नंबर 1, सपोज हम किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे उसके साइज में चेंज आता है। तो एक लिमिट होती है बेटा, हुक्स लाइक लिमिट तक ही अप्लाई होता है। ये नहीं है कि आप किसी भी बॉडी पे, किसी भी मटेरियल पे, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते जाओ और उसका साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ऐसे करने से तो उसका साइज बहुत लार्ज हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, हर एक मटेरियल की अपनी एक लिमिट होती है। सो उसी से रिलेटेड आपका ये कर्व है। लेट अस स्टार्ट। सपोज हम ओ से लेके ए तक गए, ओ से लेके ए तक, ठीक है। ये जो आपका नेचर है, ये जो कर्व है, ये इलास्टिक बिहेवियर को शो करती है। इसका क्या मीनिंग है कि आपने स्ट्रेस स्ट्रेन अप्लाई किया या स्ट्रेस अप्लाई किया, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है। आप फोर्स लगाते गए, साइज बढ़ता गया, ये पॉइंट आ गया। लेकिन उसके बाद ए पॉइंट का नाम है प्रोपोर्शनल लिमिट, कि यहां तक प्रोपोर्शन था। जैसे ही वो बी पे आएगा, थोड़ा सा और आगे जाएगा, तो बी पॉइंट पे आते ही उसकी इलास्टिक लिमिट आ जाएगी, जिसको यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं हम। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे जाके सी से डी पे आएगा, तो अब उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, राइट। मतलब एक एक्सटेंड तक वो उसने साथ दिया फोर्स का, उसने अपने साइज को बढ़ाया, लेकिन अब उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, राइट। सो लिमिट यहां तक जाने के बाद सीधी क्या है, अब वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यस, इसको आपका शो करेगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को। और डी पॉइंट आपका है फ्रैक्चर पॉइंट। ये वो पॉइंट है, अगर आपने यहां तक उसको फोर्स अप्लाई कर दी तो वो ब्रेक हो जाएगा, वो चीज टूट जाती है बेटा, भले ही वो इलास्टिक हो। आपने कई बार नोट किया होगा, एक रबड़ बैंड होता है आपके पास, आप उसको ऐसे मस्ती के अंदर उसको उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं, लेकिन अचानक से एक आध बार आपने ऐसे भी नोट किया होगा कि आपने गलती से थोड़ी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी और वो आपके हाथ से टूट गया है, राइट। सो इसका मतलब क्या था, स्टार्टिंग में आपने फोर्स अप्लाई की, वो बढ़ता गया, थोड़ी सी और अप्लाई की, उसकी लिमिट आ गई, फिर जब उसकी लिमिट क्रॉस हुई, आपने फोर्स अप्लाई की, तो उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, उसका फ्रैक्चर पॉइंट आ गया और वो आपका ब्रेक हो गया, उसने प्लास्टिक की फॉर्म अटेन कर ली, मतलब वो प्लास्टिक बिहेवियर को शो करने लगा। सो ये आपका क्या है, सारा का सारा ये आपकी कर्व है। इसी कर्व का पता लगा के कि कोई मटेरियल कितनी फोर्स को आपका बियर कर सकता है, मतलब हम फोर्स अप्लाई करें उसका साइज चेंज होगा, फिर कब तक वो ब्रेक नहीं होगा। इसी चीज को ध्यान में रख के हम ये बताते हैं कि कोई चीज डक्टाइल है या ब्रिटल है। डक्टाइल जैसे आपका कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये जो जिसके हम वायर बना सकते हैं या जिसके हम क्या कर सकते हैं, हम शीट्स बना सकते हैं। और आपका ब्रिटल में जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया ग्लास का, ग्लास आपके माइंड में आते ही मतलब फोर्स अप्लाई की और वो टूटेगा ही टूटेगा, राइट, मतलब अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई की। सो आई होप आपको ये जो टाइप और ये जो कर्व के पॉइंट्स हैं, सपोज आपके एग्जाम में अगर आती है प्यारे बच्चों एक कर्व, तो आप ये डायग्राम बना के आएंगे, ये पॉइंट मेंशन करके इनके बारे में थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके आएंगे। नेक्स्ट दो सिंपल डेफिनेशन है, कई बार पूछ ली जाती है और नहीं भी पूछी जाए तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए बेटा। नंबर 1 इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, और नंबर 2 डेफिनेशन है इलास्टिक फटीग। ये क्या है? सबसे पहला है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। इसके लिए मैंने एक वर्ड लिखा है, आप इस वर्ड को दिमाग में रखना, डिले। आपने किसी चीज पे फोर्स अप्लाई की,
उसका साइज इंक्रीज हुआ, आपने रिस्टोरिंग फोर्स या जो अप्लाइड फोर्स इसको रिमूव कर दिया, अब क्या करेगा वो, थोड़ा टाइम के बाद ही अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा ना, तो वो जो उसका डिले होता है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाता एग्जैक्ट, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मतलब उसका डिले होना, ओरिजिनल शेप साइज को टेन करने में जो डिले होता है आपका, वो आपका ये होता है। अब यहाँ पे भी देखिए कर्व में मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, इसका क्या मीनिंग है, आप एक रबड़ बैंड पे फोर्स अप्लाई करते जाओ, छोड़ दो, फिर अप्लाई करो, फिर छोड़ दो, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो अब वो ओ पॉइंट पे नहीं आएगा, मतलब अपने ओरिजिनल साइज पे नहीं आएगा, अब वो थोड़ा लूज हो चुका होगा। सो इसका मतलब अब की बार जब आप उसको वापस से उसको फोर्स को रिमूव करोगे तो वो ओ पे ना जाके ओ डैश पे जाएगा, और इसको, ये जो आपका इतना एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट। अब ये सेट हो गया है कि ये इतना, तो इसको क्या है, स्टार्टिंग में इसका साइज इंक्रीज है ही है, अब इसके बाद आप इस पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब आपने भी देखा होगा बेटा, जैसे स्टार्टिंग में आप कोई रबड़ बैंड लेके आते हैं, ठीक है, आप उसको डालते हैं, वो टाइट होता है, आप डेली उसको यूज करते जाओ, एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद वो लूज पड़ना स्टार्ट हो जाता है, आप क्या बोलते हैं, ये तो इलास्टिक है, ये तो क्या हो गया, भी लूज हो गया है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज इलास्टिक फटीग, ये क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे आता ही आता है एग्जाम में। कैसे, कई बार ये पूछा जाता है, एक टाइम के बाद में जो ब्रिज आपके होते हैं, पुल आपके होते हैं, ब्रिजेस, उनको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई अब इस पुल पे अगर कोई जाएगा, कोई ट्रैफिक जाएगा, या फिर कोई ऐसे सिंपल कोई ह्यूमन बीइंग जाएंगे तो ये अनसेफ है, आप ना जाए। या काफी टाइम के बाद किसी बिल्डिंग को बोल दिया जाता है कि भाई अब तो ये बिल्डिंग क्या है, आप इस बिल्डिंग में रहना सेफ नहीं है, उसका क्या मीनिंग है। सो मैंने आपका यहां पे लिखा है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। क्या होता है बेटा, हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक ऐसा टाइम आता है जब वो थक जाता है, फटीग का वैसे इंग्लिश में हिंदी मीनिंग थकाउट होता है, बिकॉज ये थक गए काम कर करके। सो उसके बाद उसकी लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है, तो क्या कहते हैं, यस भाई अब मैं थक चुका हूं, अब और फटीग ना लो, ऐसे बोलते हैं ना, हम जनरली किसी को बोलते हैं भाई हम और काम नहीं कर सकता। तो ऐसे ही बेटा जी हर एक चीज की एक लिमिट होती है। सपोज कोई ब्रिज आपका मेटल का है, तो उस मेटल के ऊपर व्हीकल चलते गए, ह्यूमंस बीइंग, मतलब उसके ऊपर पूरा लोड रहा, लेकिन एक टाइम तक ही उस लोड को वो बियर करेगा। आफ्टर दैट टाइम वो फिर क्या है, उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट आ सकता है, वो टूट सकता है, वो आपको डैमेज, वो खुद डैमेज होके आपको हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इलास्टिक फटीग में क्या होता है, जो भी आपका मटेरियल है उस पर बार बार पे रिपीटेड टाइम पे उस पर जो फोर्स अप्लाई होके रिमूव होके उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें लॉस आ जाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। तो ये आपके कुछ टॉपिक थे। अब लास्ट में अपना एक टॉपिक बचता है जो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, उसके 3 टाइप होते हैं ई के, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको करने के बाद अपना आज का लेक्चर खत्म होगा। आपका ये जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ये आपका खत्म होगा, क्योंकि उसके अलावा जो टॉपिक बचे हैं जैसे पॉइजन रेशियो है आपका, इलास्टिक पे एप्लीकेशन थी इलास्टिक बिहेवियर पे, वो इस साल सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं, तो वो टॉपिक हमें नहीं करने। इसके बाद जस्ट एक टॉपिक करेंगे, फिर आज की क्लास में आज का ये लेक्चर है अपना कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस, बुक्स क्लास से हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगेन अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेस आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स व्हाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो या न्यूटन मीटर -2, जिसको फर्दर हम इक्वल पास्कल के भी लिख सकते हैं, राइट। सो ये आपके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी इस चीज के बारे में। उसके बाद जैसे डिस्कस किया था, इसके 3 टाइप होते हैं बेटा। नंबर 1 यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, number 2 bulk modulus of elasticity, and third one is shear modulus of elasticity। इसका एक सेकेंड नाम भी है modulus of rigidity, ये भी इसका नाम है। अब फर्स्ट को डिस्कस करते हैं यंग मॉडुलस को। यस, ये वाले पार्ट से आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, क्योंकि ये पूरी यूनिट है जो आपकी, इसके अंदर जो आपका ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है ना, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है आपका, वो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो वो यही सारा है आपका, जो मैंने भी लास्ट में आपका बोर्ड पे लिखा है। यस, स्टार्टिंग में भी पूछा जा सकता है बेटा, स्टार्टिंग में जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, लेकिन वो जो टॉपिक थे उनके चांसेस कम है आने के, लेकिन इन टॉपिक, ये जो टॉपिक है इसमें से आपको क्या पता एग्जाम में पक्का
फाइनल एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज की फॉर्म में, कोई न्यूमेरिकल की फॉर्म में, या इवन आपका डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो प्लीज ध्यान से समझना। सो लेट अस स्टार्ट। वाई सिंबल होता है यंग मॉडुलस का और फॉर्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन 3 टाइप की थी, स्ट्रेस भी 3 टाइप का था। तो 3 टाइप में जो आपका फर्स्ट था टेंसाइल, जो नॉर्मल का पार्ट था, है ना, तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल, हमने 3 स्ट्रेन में से लॉन्गिट्यूडिनल को लिया है इस केस में। सो F by A, तो आपके पास स्ट्रेस आ गया, और डेल L बाई जो L था उसको रिपीट करके सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिख दिया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट केस में कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको डायरेक्ट फोर्स गिवन नहीं होती, आपको मास गिवन होता है, या आपको किसी वायर का रेडियस गिवन है और पूछा जाए ये इसका मास है, ये रेडियस है इसका, और ये लेंथ में चेंज आया, ये ओरिजिनल लेंथ थी, वाई निकाले, यंग मॉडुलस निकाले, तो आप फिर इस फॉर्मूला को अप्लाई करके फोर्स की वैल्यू को m इंटू जी रख सकते हैं, g की वैल्यू 9.8 रखो, 10 रखो, एज यू विश। नेक्स्ट एरिया के लिए सर्कुलर चीज का एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो अप्लाई करके एरिया निकाल सकते हो। सारी की सारी क्वांटिटीज को आप फॉर्मूला में पुट करके y निकाल सकते हो, यंग मॉडुलस निकाल सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना बेटा, वो आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो ये फॉर्मूला बेस, आपसे ये फॉर्मूला दिया जाए, जैसे 4 आपको ऑप्शन में फॉर्मूला दे दिए, तो कौन सा फॉर्मूला ठीक है ना, या फिर इस फॉर्मूला में कोई न्यूमेरिकल दे दे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है, कई बार ये भी आता है कि परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए y क्या होता है, इनफाइनाइट, 0, 1 या नन ऑफ दीज। तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। रिजिड, जो परफेक्ट रिजिड बॉडी होती है ना बेटा, उसके लिए y इनफाइनाइट होता है। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, ये जो डेल एल है ना बेटा, चेंज, कोई रिजिड बॉडी होगी ना उसमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जब उसकी लेंथ में चेंज आएगा। और रिजिड बॉडी तो किसको बोला जाता है, जिसकी लेंथ में चेंज ही नहीं आता, आप कितने भी फोर्स अप्लाई कर लो। आइडियल की बात कर रहे हैं ना, आइडियल में अगर डेल एल 0 ले लें तो मैथ्स क्या कहता है, यस मैथ्स कहता है समथिंग डिवाइड बाय 0 विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नंबर 2 क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, सपोज ये कोई रिजिड बॉडी है, इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो y जो होता है यंग मॉडुलस वो डिक्रीज होता है बेटा, इनवर्सली का रेशो होता है इनका, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से यंग मॉडुलस की वैल्यू कम होती है, ये आपको लर्न करना है। थर्ड थिंग क्या आ सकती है इसमें कि ये आपकी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता है, आपका जो यंग मॉडुलस है आपका, वो आप देखें जो सॉलिड बॉडी है, जो सॉलिड आपका अगर मटेरियल की बात की जाए तो उसके लिए y, ये जो आपका बल्क है या फिर आपका शेयर, तीनों अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी थी आपकी, किससे रिलेटेड थी बात, यंग मॉडुलस से। एक रिजिड बॉडी का इनफाइनाइट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज बल्क मॉडुलस। यस, बल्क, बल्क को कैसे लिखते हैं, बल्क स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन, अब की बार वॉल्यूम है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल था, यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में डेल वी माइनस डेल वी बाई वी, माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। और यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर भी लिख सकते हो, नो डाउट, राइट। सो यहाँ एक रिलेशन होता है बेटा K का B के साथ। अब ये B क्या है, B आपका होता है कंप्रेसिबिलिटी, कई बार आता है, कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल टू बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस की उल्टी होती है। तो ये फॉर्मूला अगर आपका बल्क मॉडुलस का है तो इसको इन्वर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो वो आपका क्या आ जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। तो आप यहां से इसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, यहां की अगर बात की जाए, अगर आइडियल या रिजिड अगर बात करूं मैं परफेक्ट रिजिड बॉडी के बी की, बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो वो भी उसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अच्छा, एक और स्पेशल बात, अगर आपका लिक्विड आइडियल है, ध्यान से सुनो बेटा, अगर लिक्विड आइडियल है, आइडियल कंडीशन, तो उस केस में भी उसका जो बल्क मॉडुलस होता है वो इनफाइनाइट होता है। वैसे क्या ट्रीट किया जाता है, आइडियल लिक्विड को एक सॉलिड टाइप से ट्रीट किया जाता है बेटा। ठीक है, वैसे तो जो आपका अगर मैं बात करूं फ्लूइड की, फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस की, तो उन पे इन तीनों के अंदर से जस्ट जो आपका ये बल्क वाला है ना, ये अप्लाई होता है। देखो, ना तो हम इसमें उसकी लेंथ को, लिक्विड की लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ना ही हम उसको पुश करके उसको किसी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। हाँ, हम लिक्विड या गैस को इसके अकॉर्डिंग कंप्रेस कर सकते हैं या एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि सॉलिड लिक्विड गैस में से
जो आपका सॉलिड है वो तीनों टाइप के, जो आपका ये मॉडुलस है उसको ओबे करता है कि नहीं करता, वो करता है। लेकिन जो आपका फ्लूइड होता है वो तीनों में से जस्ट बल्क मॉडुलस को ही शो करता है, यही बिहेवियर को शो करता है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज एंड लास्ट थिंग इज शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसमें आपका कौन सा था, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में शियर, यस स्ट्रेन का थर्ड टाइप शियर स्ट्रेस। जी से इसको डिनोट करते हैं फोर्स अपॉन एरिया इनटू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, डेल एक्स बाय में एल, उसको हमने पुट किया और हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पूरा आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की उनको डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बच्चों।